प्रश्न 6। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत नक्शे तथा अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। उत्तर। नक्शों तथा अभिलेखों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत राज्य सरकार को अभिलेखों का पुनरीक्षण करने या पुनः पैमाइश कराने या दोनों बातें कराने की शक्ति प्राप्त है। अतः जब राज्य सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में अभिलेखों या नक्शों का पुनरीक्षण या फिर से सर्वे या दोनों को पूरी तरह या आंशिक रूप से कराना चाहती है, तब वह इस आशय की एक अधिसूचना प्रकाशित करती है और ऐसी अधिसूचना की तारीख से वह क्षेत्र अभिलेख कार्य या पैमाइश कार्य या दोनों के अधीन हो जाता है और जब तक उसे बंद किए जाने की अधिसूचना प्रकाशित न हो तब तक उसे चालू समझा जाएगा। नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण करने के लिए अभिलेख अधिकारी धारा 54 के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण, नक्शों का शोधन, खेतवार पड़ताल और चालू व वार्षिक रजिस्टर की जांच और सत्यापन करता है। ऐसी जांच और सत्यापन हो जाने पर नायब तहसीलदार वार्षिक रजिस्टर में लिपिकीय भूल और गलतियों को यदि कोई हो ठीक करेगा और संबंधित खातेदार तथा अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा, जिससे चालू वार्षिक रजिस्टर और ऐसे अन्य अभिलेखों से जैसे कि विहित किए जाएं संबंधित हवाला दिए जाएंगे और भूमि के संबंध में उनके अधिकारों और दायित्वों और उपयुक्त भूलों और गलतियों को तथा विवादों को दर्शाया जाएगा। नोटिस पाने वाला व्यक्ति नायब तहसीलदार के सामने अपनी आपत्ति या प्रतिवाद 21 दिन के अंदर पेश करेगा और नायब तहसीलदार उसकी सुनवाई करके और आवश्यक जांच करने के बाद भूल का सुधार करेगा और पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा करेगा और समझौते के आधार पर आदेश पारित करेगा। प्रश्न 7। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के उद्देश्य क्या है? उत्तर। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। 1। जमींदारी प्रथा की समाप्ति। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि किसान एवं सरकार के बीच प्रत्यक्ष संबंध का अभाव था। 2। जमींदारों के अधिकार आगम और उनके हितों का अर्जन। अधिनियम का यह भी प्रमुख उद्देश्य था कि सरकार और किसान के बीच जो बिचौलिया वर्ग है उसके पास जो संपदा है उसका अर्जन करना, परंतु सरकार जमींदारों में निहित संपदा को मुक्त नहीं लेना चाहती। 3। क्लिष्ट एवं भ्रामक जोतदारी व्यवस्था का अंत एवं आसान और एक जैसी जोतदार व्यवस्था की स्थापना करना। 4। लगान या पट्टे पर भूमि उठाने पर प्रतिबंध। 5। जोतों के विखंडन पर रोक। प्रश्न 8। भूमिधर के क्या अधिकार हैं? उत्तर। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत भूमिधर दो प्रकार के होते हैं। 1। संक्रामय अधिकार वाला भूमिधर। 2। असंक्रामय अधिकार वाला भूमिधर। संक्रामय अधिकार वाले भूमिधर की अधिकार: 1। भूमि के उपयोग का अधिकार। 2। भूमि पर अकेले कब्जे का अधिकार। 3। घोषणा प्राप्त करने का अधिकार। 4। संक्रमण अंतरण का अधिकार। 5। वसीयत करने का अधिकार। 6। विभाजन का अधिकार। 7। बेदखल न होने का अधिकार। 8। विनिमय करने का अधिकार। असंक्रामय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार: 1। भूमि के उपयोग का अधिकार। 2। भूमि के कब्जे का अधिकार। 3। घोषणा पाने का अधिकार। 4। विभाजन का अधिकार। 5। विनिमय करने का अधिकार। 6। वसीयत करने का अधिकार। 7। जोत के समर्पण का अधिकार। प्रश्न 9। अतिक्रमणी को किन आधारों पर बेदखल किया जा सकता है?
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 209 में अतिक्रमणी की बेदखली की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 209 यह उपबंध करती है कि जब कोई व्यक्ति तत्समय प्रचलित विधि के उपबंध के विरुद्ध किसी भूमि पर कब्जा कर लेता है या कब्जा बनाए रखता है तथा उस कब्जे या कब्जा बनाए रखना तत्संबंधी जोतदार की बिना सहमति के है तो वह भूमिधर की भूमि से भूमिधर के बाद पर आसामी की भूमि के बाद पर तथा ग्राम पंचायत की भूमि में ग्राम पंचायत के वाद पर बेदखल किया जा सकता है और नुकसानी का भी देनदार होगा। प्रश्न 10। अधिनियम के अंतर्गत राजस्व परिषद की विभिन्न शक्तियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, रेवेन्यू बोर्ड राजस्व परिषद की शक्तियां। इस अधिनियम के अधीन रेवेन्यू बोर्ड को प्रशासनिक और न्यायिक दो प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं और तदनुसार निम्न शक्तियां प्रदान की गई हैं। एक, प्रशासनिक कार्य संबंधी शक्तियां। बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रखरखाव, मालगुजारी और अन्य देयों की वसूली, भू अर्जन संबंधी कार्य। 2, न्यायिक कार्य संबंधी शक्तियों में मुकदमे की अपील, निगरानी और नजरसानी आते हैं। वह राजस्व मामले की सर्वोच्च अपील अदालत है और क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर निगरानी की शक्ति केवल उसे ही प्राप्त है। धारा 219 उसे धारा 220 के अंतर्गत पुनर्विलोकन की शक्ति भी प्राप्त है जो किसी भी राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं। राज्य के समस्त राजस्व पदाधिकारी और राजस्व न्यायालय बोर्ड के अधीन होते हैं और उसके निर्देशों के अधीन कार्य करते हैं। वह किसी भी मामले का किसी भी राजस्व अधिकारी या न्यायालय से किसी दूसरे राजस्व अधिकारी या न्यायालय को धारा 191 के अंतर्गत अंतरित कर सकता है। उसे धारा 334 में उल्लिखित किन्हीं बातों के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से नियम बनाने की भी शक्ति प्राप्त है।